हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम फिजिक्स के चारों चैप्टर कवर करेंगे, जिससे कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद सारा फिजिक्स का सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट चैप्टर हम लाइट शुरू करते हैं, उसके 4 टॉपिक करेंगे। पहले सबसे पहला रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है कि हमारा लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज ट्रेवल, आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ ही साथ, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये हमें 6 क्लास में ही पता है, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम। इसको जरा डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं। तो क्या है कि सपोज दैट ये मेरा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है। यहां से लाइट ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसे चली गई, यानी इस मीडियम से इस मीडियम में नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाईली पॉलिश्ड सरफेस है। तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम। और अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नंबर थर्ड है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन करता हूं, तो मेरे 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? ये रे मेरी है इंसिडेंट रे, ये क्या है मेरी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ठीक है, सेकंड लॉ आता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों हमारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। एक ही प्लेन का मतलब ये है कि तीनों से होके कोई ना कोई प्लेन जाना चाहिए। तो देखो, अगर इस बोर्ड के प्लेन की बात करूं, ये बोर्ड भी मेरा एक प्लेन है। तो ये देखो, ये जो बोर्ड है ये इन तीनों लाइंस को कवर कर रहा है। सपोज दैट मैं नॉर्मल ऐसे बना दूं, ये जो चौक है मेरी ये नॉर्मल है। अब भी तो ये इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे 90 बना रही है, तो ये भी मेरा नॉर्मल होगा। लेकिन इस टाइम ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एक ही प्लेन में नहीं है। तो कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है कि जिसमें ये तीनों हो। अगर मैं चौक से जाता हुआ एक प्लेन ऐसे बना देता हूं, जो कि मेरा इस टाइम ये प्लेन है, तो इस प्लेन के अंदर ये दोनों लाइनें नहीं आ रही है। तो प्लेन का मतलब समझ गए। अगर मैं बोर्ड वाला प्लेन देखता हूं, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में है। यानी जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया फर्स्ट, और यहां पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूं सेकंड, यानी क्या, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल all lie in the same plane। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर हम सबके घर में यूज होता है, जिसमें हम अपना फेस देखते हैं या हम अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं, तो वो हमारा प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हमने 8th क्लास में ही सीख ली है। तो जल्दी जल्दी से आप बताएंगे प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि जो हमारा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही इमेज का साइज होता है, यानी सेम साइज की इमेज प्रोड्यूस करता है, सेम साइज। नंबर सेकंड होता है कि उस इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता, वो बिहाइंड द मिरर, यानी बिहाइंड द मिरर वो हमारी इमेज होती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल होगी तो बच्चों कैसी होगी, इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट के साथ वो लेटरली इन्वर्टेड भी होती है, लेटरली
इन्वर्टेड, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप जरा इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है व्हेन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन एज द लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन एज द राइट साइड, जैसा कि हमारा प्लेन मिरर में होता है। जब हम कोई भी काम मिरर में देख के कर रहे होते हैं तो जो हमारा राइट हैंड है वो लेफ्ट हैंड की तरह दिखता है और जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा राइट हैंड की तरह दिखता है। तो ऐसी फिगर, ऐसी इमेज को हम लेटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। नंबर 4 क्या है कि डिस्टेंस शुड बी द सेम, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मिरर से होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी होगी मिरर से, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम as the distance of image, डिस्टेंस ऑफ इमेज। यानी मैं इस पॉइंट को ऊपर लिख देता हूं चौथी प्रॉपर्टी को, तो जितना u होगा उतना ही v होगा, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u लेते हैं हमेशा और इमेज की डिस्टेंस को क्या लेते हैं, हम v लेते हैं। तो ये हमारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हो गई। इन नोट्स को आप जल्दी से बना सकते हैं। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। इससे पहले हमने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज देखी थी और प्लेन मिरर हमारे घर में होता है तो इसको भी हम जानते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो यहाँ पे नोट्स बनाएंगे, इफ द रिफ्लेक्टेड सरफेस is bounded या रिफ्लेक्टेड सरफेस इज बाउंडेड, नहीं सॉरी, बल्ज मतलब उभरा हुआ, बल्ज इनवर्ड और आउटवर्ड is called spherical mirrors, स्फेरिकल मिरर। आपको कोई भी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में बेहतर बना के लिख सकते हो। बस आपको समझना है कि प्लेन मिरर ऐसे सीधा होता था, बिल्कुल सीधा, यहां से दिख रहा होगा और फ्रंट से हम उसको ऐसा देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि मैं उसको बल्ज कर दूं, ऐसे कर दूं, अब अगर यहाँ पे पॉलिश है तो हमारा इनवर्ड बल्ज हो गया, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पॉलिश कर दूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा आउटवर्ड बल्ज हो जाएगा। यानी ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे पॉलिश होगी तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी आउटसाइड बल्ज कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पॉलिश कर दूंगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा इनवर्ड बल्ज कर रहा है। तो उसके बेस पे हमारे दो मिरर्स होते हैं और दोनों मिरर की हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है मेरा कॉनकेव मिरर और दूसरा है मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मतलब केव माने गुफा, यानी अंदर की तरफ जो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, यानी अगर अंदर की तरफ बल्ज हुआ है, ये देखो यहाँ पे मेरी पॉलिश है, अंदर की तरफ मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और इसका जो अपोजिट होगा, अगर इस तरह का मिरर है कि जो हमारा आउटवर्ड बल्ज है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो अब जरा इन दोनों की प्रॉपर्टीज करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सिंबल्स यूज होने वाले हैं पैरामीटर, उसको एक ही मिरर में समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है हमारा फोकस। अगर इंफिनिटी से आने वाली रेज जहां पे भी कन्वर्ज हो जाती हैं तो वो होता है हमारा फोकस। तो बच्चों ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट, ठीक है। अगर इसमें मैं फोकस देखूं तो इसमें जो फोकस होता है हमारा, वो हमारा वर्चुअली होता है, यानी राइट साइड होता है। ये रेज एक्चुअल में ऐसे जाएंगी, बट हम इनको क्या मान लेते हैं कि ये कहीं पीछे जाके मीट कर रही होंगी, तो इसका फोकस यहाँ पे होगा। तो अगर मैं ये देखूं तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। या फिर अभी हम छोड़ देते हैं फोकल लेंथ को, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेना है वो मैं एक ही बार में साइन कन्वेंशन आपको बता दूंगा। ये हो गया फोकस। एक होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि अगर ये जो लेंस है, अगर इस लेंस को मैं ऐसे करके पूरा कर दूं, पूरा इसको बना दूं, तो ये क्या होगा, एक स्फीयर यानी एक बॉल की तरह होगा।
जैसे हमारे आई ग्लासेस होते हैं जो हम स्पेक्स लगाते हैं, अगर मैं उस स्पेक्स को कंप्लीट कर दूं, यानी पूरा ऐसे करके एक स्फीयर में बना देता हूं, ये स्फीयर, तो इस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको बच्चों बोलते हैं पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल। यानी एक्चुअल में जो हमारा जो स्फेरिकल मिरर है उसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन, एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर, the concave mirror is the part of that sphere is called center of curvature। और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी? द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, फोकस क्या होता है? व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। ठीक है, या इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। तो अब जरा हम इन मिरर्स की प्रॉपर्टीज भी करते हैं। तो जो इंफिनिटी से लाइन आती है यहाँ पे आगे कन्वर्ज हो जाती है, तो ये लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग, सब कुछ इनके बारे में जान लेंगे। और यहाँ पे देखो ये इंफिनिटी से जो रेज आ रही है ये इधर चली जाती है, तो ये लेंस कैसा हो जाएगा? हमारा डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग लेंस। पहली प्रॉपर्टी दोनों की हो चुकी है। और फोकल लेंथ जो होती है इसकी नेगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड में फोकस मिलता है हमें, तो फोकल लेंथ इसकी नेगेटिव होती है इस मिरर की, और उसकी पॉजिटिव होती है। इसकी क्या होगी? फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है? अब आ जाता है नंबर थर्ड पॉइंट। अगर हम इस लेंस का देखें तो क्या होगा? अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए हम देख लेते हैं कि दोनों में ही क्या होता है। वो दोनों में ही कॉमन होता है कि अगर हमारी रेज, यहाँ पे मैं बना के बता देता हूँ कि जो इंफिनिटी से रेज आती है, वो बच्चों कहाँ जाती है? फोकस पे जाती है। पहला डायग्राम ये हमें समझना है। इंफिनिटी से जो रेज आएगी वो कहाँ जाएगी? फोकस। ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी दोनों के लिए कॉमन है कि लाइट कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी से आएगी तो वो कहां पे जाएगी बच्चों? फोकस पे जाएगी। एक ही बार लिख रहा हूं क्योंकि दोनों के लिए सेम है। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है रे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है। तो यानी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे करके जा रही है तो वो इसी पाथ पे लौट के आएगी। इस पाथ पे आई है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, इसी पाथ से जाएगी। नंबर 4, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। ये इमेज फॉर्मेशन के रूल है, ये मैं आपको इसी में बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक हम इमेज फॉर्मेशन ही करेंगे। काफी हद तक आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो गई, इसके बाद आ जाती है हमारी जो हमारी यहां से पोल से जाएगी, जो पोल पे टकराएगी, तो जिस एंगल पे ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी एंगल पे ये वापस चली जाती है पोल वाली, यानी सेम एंगल पे वापस चली जाती है। नंबर 5, जो पोल पे आई है वो पोल पे से ही वापस चली जाएगी और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के साथ वापस जाएगी। तो अब क्या है कि ऐसा ही इसमें होता है कि जो हमारी इंफिनिटी से आई है वो फोकस पे चली जाएगी। ठीक है, और हाँ एक चीज और है, जो रे हमारी फोकस पे आती है, इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि काफी डायग्राम हो चुके हैं, इसमें तो समझ नहीं आएगा कि जो हमारी फोकस से जाएगी लाइन, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इंफिनिटी वाली फोकस पे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चली जाएगी, जो पोल पे जाएगी वो पोल से ही सेम एंगल पे वापस आ जाएगी। अब एक रे रह गई थी हमारी कि अगर कोई रे फोकस पे जाती है तो वो बच्चों पैरेलल हो जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जो फोकस से पास होती हुई जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो सारी रेज की हमने देख लिया कि कैसे रेज हमारी रे का फॉर्मेशन होता है। अब हम चलते हैं दोनों स्फेरिकल मिरर की इमेज फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे इसको आप नोट्स बना सकते हैं। अब चलते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। सारे केस डिस्कस करेंगे और टेबल बनाएंगे, आपको सिमेट्री से बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। सबसे फर्स्ट केस देखता हूं मैं कि जब हमारा जो कॉनकेव मिरर है, जब इंफिनिटी पे इमेज होती है तो
जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है? ये बच्चों फोकस हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ कहीं इंफिनिटी पे रखी हुई है हमारी ऑब्जेक्ट। तो देखो इंफिनिटी पे जब रखा होता है तो हम उसे पूरा मानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी और नीचे भी। ये सारी रेस कहाँ पे जाके कन्वर्ज हो जाएंगी? फोकस पे। तो देखो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है बच्चों? फोकस पे। कहाँ पे बनती है? फोकस पे। और साइज क्या है? देखो सारी रेस एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो गई है, तो यानी साइज जो होगा वो होगा हाईली डिमिनिशेस। क्या होगा? हाईली डिमिनिशेस, यानी बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। ये आप भी सीख सकते हैं, इसी से आपको पता चल जाएगा। और नेचर कैसी होगी हमारी? जब लेफ्ट साइड में बन रही है तो स्क्रीन प्लेस कर सकते हैं, यानी रियल होगी, और रियल के साथ अगर रियल इमेज होती है तो रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगी। तो हमने पहला केस कर लिया है जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा। सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं कि जब इंफिनिटी से और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ पे बनती है? तो ये हमने ले लिया मिरर, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब हम क्या है, इमेज को थोड़ा सा पास ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फोकस, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस बार हम इमेज को यहाँ पे ले आते हैं। तो ध्यान ये रहे कि जब भी हम इमेज को पास लाएंगे, जब भी हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो इमेज दूर होती चली जाएगी। तो अभी फोकस पे बनी थी, इमेज पास आई, तो अब ऑब्जेक्ट पास आया, तो अब की बार इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी। तो अब देखो हम इसको कैसे बनाएंगे? ये पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद फोकस से होती हुई, और ये इमेज हमारी अभी भी डिमिनिशेस बनेगी, तो एक रे ऐसे गई। क्लियर है? और दूसरी रे जो है हमारी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। वो कहाँ आएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। तो इमेज हमारी यहाँ बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है हमारा? इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज कितनी कहाँ बन रही है मेरी? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। और साइज क्या है? देखो अभी भी साइज छोटा है, लेकिन हाईली डिमिनिशेस नहीं है। डिमिनिशेस है तो इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। कैसी बन रही है? छोटी बन रही है अभी भी। और जब हमारी लेफ्ट साइड में बन रही है तो ये रियल बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्रीन प्लेस करता हूँ, और रियल बनेगी तो इन्वर्टेड भी बनेगी। और वैसे भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई इमेज बनती है तो वो कैसी बनती है? हमारी इन्वर्टेड ही बनती है। अब आ जाता है थर्ड केस की, अगर मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देता हूँ अपनी इमेज को, तो कैसी हमारे जब मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देता हूँ तो इमेज कैसी बनेगी? तो बच्चों ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मैं इमेज को ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो इमेज भी मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। कैसे बनेगी? जो पैरेलल आ रही है वो फोकस से होके जाएगी, ठीक है, और जो हमारी फोकस से जा रही है वो बच्चों हमारी कैसी हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों रेज यहाँ पे कट कर रही है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनती है। और कैसी बनती है बच्चों? सेम साइज की। अब देखो इमेज का साइज बढ़ते हुए आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट साइज थी, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हुई, और अब ऑब्जेक्ट के बराबर हो गई है। तो हमारा साइज बढ़ता रहेगा, और लेफ्ट साइड में है तो रियल और इन्वर्टेड है। जब जब लेफ्ट साइड में बनेगी तो वो रियल और इन्वर्टेड ही होगी। टेबल हमारी कंप्लीट होती जा रही है बहुत अच्छे से। अब हम चलते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ले आए, तो कहाँ पे बनेगी? ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब हम लेके आते हैं इसको कहाँ पे? ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर इन दोनों के बीच में मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं यहाँ पे, तो इस बार जो इमेज बनेगी वो फिर से दूर हो जाएगी और एनलार्ज हो जाएगी, इससे बड़ी होके बनेगी। तो देखो इसमें कैसे इमेज बनेगी ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जो जाएगी वो तो फोकस पे होके जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे कैसी होगी हमारी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो वो कैसे जाएगी? यहाँ से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो वापस होके आएगी, यानी यहाँ पे हमारी इमेज बनी हुई है जो इससे पैरेलल लाइन गई है, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी और इसी से वो वापस होके आएगी। तो यहाँ पे हमारी इमेज बनेगी, यानी अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखता हूँ तो इमेज बनेगी हमारी सेंटर
ऑफ कर्वेचर टू इंफिनिटी के बीच में बनेगी, और इस बार थोड़ी सी बड़ी हो गई है इमेज यानी एनलार्ज बनेगी साइज में, और लेफ्ट साइड में बनी है तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। अब जल्दी से मैं इस वाले प्लेस को इरेज कर देता हूं, ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे फिगर अच्छे से नहीं बन पाई है, मैं दोबारा से इसको बना देता हूँ कि यहाँ से पैरेलल जाएगी और जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है इस वाले पाथ से, ठीक है। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे बन जाएगी। अब जरा हमारे दो केस और रह गए, उनको भी करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली। हम कहाँ तक ले आए थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच तक ले आए थे, लेकिन अब जो हमारी नेक्स्ट इमेज बनेगी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा हमारा, फोकस पे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस, तो हम यहाँ तक ले आए थे जो लास्ट में बनाई थी। अब ऑब्जेक्ट हमारा है कहाँ पे, फोकस पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तो ध्यान रखना है कि जो पैरेलल है वो तो हमारी फोकस से पास हो जाएगी, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आती है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे ये दो रे हमेशा पैरेलल हो जाती है, पैरेलल होने के बाद वो कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, इसलिए हम उनको मीट कहाँ पे मान लेते हैं, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे मीट कर लेते हैं, यानी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और जब कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज। हाईली एनलार्ज वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, लेफ्ट साइड में बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट केस रह गया है। नेक्स्ट केस कौन सा रह गया है हमारा, कि जब हम फोकस से भी पास ले आए, फोकस और पोल के बीच में ले आए तो इमेज हमारी कैसी बनेगी, इसको हम ये देखेंगे। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब हम इमेज को लेके आ रहे हैं बच्चों, ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब जो हम यहाँ फोकस वाला केस हो चुका है, जब हम फोकस से भी पास ले आएंगे तो अब जो रे होगी वो यहाँ से होके वापस फोकस पे नहीं जा सकती, यहाँ से रे जाएगी पोल पे और इसी एंगल पे ये वापस होगी। जब मैंने रे फॉर्मेशन के रूल बताए थे तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, एक रे ऐसे जाएगी और दूसरी रे हमारी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आएगी। तो अब हम ये देखेंगे ये दोनों रे कभी भी मीट नहीं कर सकती, इनका गैप हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो आगे लेफ्ट साइड में कहीं पे भी इनकी इमेज नहीं बनेगी। तो हम इसको अगर पीछे इंक्रीज करते चले जाते हैं तो ये रे पीछे जाके मीट कर जाती है और ये बिहाइंड द मिरर जाके इमेज बनती है, और जब बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है तो वो वर्चुअल बनती है। कॉनकेव मिरर में केवल एक ही केस हमारा वर्चुअल इमेज का है, वो है कि जब हम फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं इमेज को, यानी इतना पास ले आए तो हमारी वर्चुअल बनती है, यानी फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, हमारी बनेगी बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनेगी और कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, और बिहाइंड द मिरर है तो कैसी है बच्चों, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट रहती है, आप देख भी सकते हो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, इरेक्ट आई है, ठीक है। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन पे। केवल दो ही तरह की उसमें इमेज बनती है, जल्दी से उसको कवर कर लेते हैं। ये जो टेबल है आपको सिमेट्री से ध्यान रखना है, अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे और फोकस पे है तो इन्फिनिटी, ये दोनों केस एक दूसरे के अपोजिट है। इन्फिनिटी से अगर उसके पास लेके आते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तो इमेज दूर जाने लगती है, इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाओगे तो जो इमेज है वो हमारी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में चलने लगती है, और पास लेके आओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आओगे तो इमेज थोड़ी दूर हो जाएगी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगी, सेम साइज की बनेगी, और इसके बाद इमेज हमारी बड़ी बनना शुरू हो जाती है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आओगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कौन सा, इस वाले केस का अपोजिट है ये, और ये इस वाले केस का अपोजिट है, और ये स्पेशल केस है। समझ आई बात। तो ये टेबल बहुत इजी है याद करना, और जब न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल वाली वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने रे डायग्राम बनाना सिखाया है। अब चलते हैं हम अपने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, तो आपको ये समझ लेना है। ये बच्चों हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस है जब हमारी
ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है। किस पे रखा हुआ है? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो आपको पता है इंफिनिटी से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। वो क्या आती हैं? पैरेलल आती हैं। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी बच्चों? ये तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे मान लेंगे कि ये पीछे कहीं पे मीट कर रही है। कहाँ कर रही है? पीछे मीट कर रही है। तो यानी ये क्या हो गया? हमारा फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। तो जब ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है। और साइज कैसे बन रही है? हाईली डिमिनिशेस। क्या बन रही है? हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत छोटी। बहुत छोटी का मतलब पॉइंट साइज बन रही है। और नेचर क्या है? देखो राइट साइड में बन रही है, यानी बिहाइंड द मिरर है। तो कैसी नेचर होगी? वर्चुअल। एक्चुअल में ऐसी कोई इमेज पीछे स्क्रीन में लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉली सरफेस है। वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस हम इसका डिस्कस करते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा क्या? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। दूसरा केस है कि अगर हम इंफिनिटी के पास में रख लेते हैं। कहाँ रख लेते हैं? इंफिनिटी से थोड़ा पास में रख लेते हैं। तो देखो इस वाले मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस होता है, फोकस होगा हमारा इसका यहाँ पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसका कहाँ पे होगा बच्चों? हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो पैरेलल जाएगी, ठीक है, वो क्या होगी? हमारी इस डायरेक्शन में चली जाएगी, यानी पीछे फोकस पे मीट कर रही होगी। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाती है लाइन, एक बात का आप ध्यान रखेंगे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस आती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, इसी से वापस आएगी। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट जो रे का प्रिंसिपल है वो लगेगा, क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, इसको वर्चुअली माना जाता है। तो इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है बच्चों? यहाँ पे, यानी बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो अब हमने कहा रखी है इंफिनिटी टू पोल के बीच में, आप कहीं पे भी रख लो यही सिचुएशन रहेगी। तो इमेज जो बनती है वो फोकस और पोल के बीच में बनती है। और अब भी हाईली डिमिनिश्ड ना होके डिमिनिश्ड है। कैसी है? डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड, ठीक है। और प्रॉपर्टी कैसी होगी? राइट साइड में बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। अब इसके आ जाते हैं सॉल्यूशन, कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो जल्दी से हम मिरर फॉर्मूला जान लेते हैं और मैग्निफिकेशन, बाकी सारी चीजें भी हम जान लेते हैं। ये टेबल आपने नोट डाउन कर ली होगी। इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है हमारा? मिरर फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज और बतानी भूल गया, वैसे ही आपको पता होगा, साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला होता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर मैं किसी भी टाइप का मिरर ले लेता हूँ तो इसको मैं y एक्सिस मानता हूँ, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो जनरली मेरी x एक्सिस हो जाती है। ये x डैश लेट कर लो, ये y और y डैश हो गया। तो जो लेफ्ट में डिस्टेंस होंगी जितनी वो सारी नेगेटिव, जो राइट में होंगी वो हमारी पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी वो पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगी वो नेगेटिव। तो बस ये सिंपल सा कार्टेशियन प्लेन वाला हमारा साइन कन्वेंशन है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/f = 1/v + 1/u। बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान दे लो। कोई भी दो चीजें आपको दी हुई होंगी, तीसरी चीज आपसे फाइंड कराएगा। कई बार फोकल लेंथ नहीं देता है, तो उसके लिए हमें क्या देता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है। तो उससे फोकस लेंथ कैसे निकालते हैं? फोकल लेंथ r/2। फोकल लेंथ को कैसे निकाल देते हैं? r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। इसके बाद मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है। तो मैग्निफिकेशन बच्चों क्या होता है? m जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो होता है। अगर इमेज की हाइट बड़ी होगी और ऑब्जेक्ट की छोटी होगी, तो ये वाला जो डिजिट है पूरी hi/ho ये 1 से ग्रेटर आएगी, क्योंकि ऊपर वाला ग्रेटर हो गया, नीचे वाला स्मॉलर हो गया, यानी ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। जब m हमेशा 1 से बड़ा होगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी? n लार्ज। आपने यहाँ पे देखा भी होगा, जब इमेज की हाइट ज्यादा होगी या साइज ज्यादा होगा तभी तो ये 1 से बड़ा आएगा। यानी जब भी m 1 से बड़ा होता है तो इमेज कैसी बनती है? n लार्ज बनती है। और जब m
1 से छोटा होगा तो हमेशा कैसी बनेगी, डिमिनिश बनेगी। तो ये हमेशा के लिए ध्यान रखना है, कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो, लेंस में भी ये आता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर m1 से बड़ा है तो एनलार्ज, m1 से छोटा है तो डिमिनिश। उसके माइनस साइन को कंसीडर नहीं करेंगे। सपोज दैट -2 आ जाता है तो आप उसको 1 से लेस देन नहीं मानेंगे माइनस की वजह से, केवल उसकी वैल्यू देखनी है, यानी मैग्नीट्यूड देखना है। जो नेगेटिव साइन है वो इमेज की नेचर को बताता है, ठीक है। ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन, और इसका फॉर्मूला होता है -v/u। तो जब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं -v/u। तो अब देखो, इसको रियल इमेज के केस में और वर्चुअल इमेज के केस में हमारा m अलग अलग आता है, दोनों के केस में डिस्कस कर लेते हैं। जब रियल इमेज होगी, चाहे हमारा कॉनकेव मिरर हो या हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, तो आप ये ध्यान रखेंगे जब रियल इमेज होगी तो दोनों में ही लेफ्ट साइड बननी चाहिए। तो कॉन्वेक्स में तो हमारी रियल इमेज बनती नहीं है, तो हम इसको कॉनकेव के रेस्पेक्ट में डिस्कस करते हैं। तो जब रियल इमेज होगी तो वो हमारी लेफ्ट में होगी, यानी v जो होगा बच्चों वो हमारा होगा नेगेटिव, और u जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट लेफ्ट में ही होता है, ठीक है। तो जब v नेगेटिव, u नेगेटिव, v और u का साइन दोनों का माइनस है, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस बचेगा, यानी m भी क्या आएगा, नेगेटिव। यानी मिरर के केस में रियल इमेज के लिए m नेगेटिव होता है। अब इसे वर्चुअल के लिए डिस्कस करते हैं कि वर्चुअल इमेज के लिए क्या होता है। जैसे अगर आपको लर्न भी ना करना हो तो आप लर्न मत करो, जैसे कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट सीख लो, आप वहीं से कर लोगे। तो वर्चुअल इमेज के लिए v क्या होगा, देखो दोनों के केस में वर्चुअल इमेज वो होगी जो बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी बच्चों v होगा हमारा पॉजिटिव, और u क्या होगा, हर एक इमेज के लिए नेगेटिव होता है। जब मैं यहाँ पे v पॉजिटिव u नेगेटिव, तो u का नेगेटिव फॉर्मूले के नेगेटिव के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी मैग्निफिकेशन आएगा बच्चों पॉजिटिव। तो वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव। अगर उसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है तो आपको ये मैं यहीं पे कट कर देता हूं। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल में परफेक्ट होना है तो ओनली 40 मिनट्स की वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, आप लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल वहां से कर सकते हैं, एक भी मार्क्स आपका नहीं कट सकता। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। रिफ्लेक्शन पार्ट हमने खत्म कर दिया है, यानी मिरर वाला पोर्शन। अब हम चलते हैं अपने लेंस वाले पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, या मीडियम टू। इसको जरा हम समझ लेते हैं। सपोज दैट ये मैंने ग्लास स्लैब लिया है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी भी हमें समझ लेनी है। ये लाइट आई, तो बच्चों ये सपोज दैट ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड हो जाएगी जब डेंसर मीडियम में जाएगी, और नॉर्मल से अवे हो जाएगी जब रेयरर में आएगी, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों इंसिडेंट लाइट क्या है, इंसिडेंट लाइट। ये हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड लाइट, और ये हो जाएगी बच्चों एमर्जेंट। इसको क्या बोलते हैं, एमर्जेंट लाइट। ये कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है, केवल मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया है कि जब भी लाइट, ये बच्चों एयर है, ये ग्लास है, और ये फिर से एयर है, तो आपको ध्यान ये देना है ग्लास जो होता है वो एयर से डेंसर होता है। जब भी जो हमारी लाइट है रेयरर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब डेंसर से रेयरर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है 90 डिग्री पे, ये उससे दूर हो गई है। तो केवल ये ध्यान रखना है, जब रेयरर टू डेंसर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो जब भी हमारा मीडियम चेंज होता है, एक नेक्स्ट टर्म आती है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, 100% रखा हुआ मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसके न्यूमेरिकल अच्छे से करने हैं। तो जो वीडियो के बारे में मैंने बताया जरूर करें, 40 मिनट्स की वीडियो है ओनली, उसको जरूर देखें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इसको बच्चों में मीडियम 1 मानता हूं, इसको 2 मानता हूं, ये दोबारा से 1 मीडियम हो गया। तो जब मैं
पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जब भी जिस मीडियम से जिस मीडियम में जाती है दूसरे मीडियम में, तो हम दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं हमेशा, यानी सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन हो रहा है कि इसमें लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है और इसमें कैसे ट्रेवल कर रही है। बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है वो स्पीड ऑफ लाइट बताता है कि लाइट की स्पीड कैसे बिहेव कर रही है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी जिसके भी रेस्पेक्ट में निकाल लें, तो जिसके रेस्पेक्ट में निकाल लें उसमें लाइट की स्पीड ऊपर, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लें उसकी लाइट की स्पीड डिनोमिनेटर में, यानी v2। v2 का मतलब है द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, v1 का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है। और इसका मतलब क्या होता है, एक बार ये और समझ लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसका मतलब लाइट गोज, इसका मतलब क्या है, लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू 2, यानी लाइट इसमें उल्टा होती है, 1 से 2 में जा रही है, ये बात का ध्यान रखना है। क्लियर है। और अगर मैं ऐसे ही लिखूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो फिर फॉर्मूला क्या बदल जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये हो गया। और इस केस में अगर मैं ये देखूं तो लाइट गोज फ्रॉम 2 टू 1, यानी मीडियम 2 टू 1, ठीक है, ये आ गया। और अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ, खाली दिया हुआ है, सपोज दैट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, सपोज दैट ये 3/2 दिया हुआ है, तो अगर किसी के भी रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ तो उसे हम एयर के रेस्पेक्ट में मानेंगे। और एयर और वैक्यूम एक ही बात होती है, ध्यान रखना है। तो ये एयर के रेस्पेक्ट में, यानी एक्चुअल में ये मेरे को क्या दे रखा है, ये मेरे को दे रखा है VA/VG दे रखा है, ठीक है। तो यहां से मेरे को स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछ सकता है। VA मेरे को पता है, एयर में स्पीड की लाइट कितनी होती है, लाइट और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो वो एयर के रेस्पेक्ट में, और दो मीडियम का आपस में दिया हुआ है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं उसमें लाइट की स्पीड डिनोमिनेटर में होती है। यानी अगर मेरे को मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो उसकी स्पीड डिनोमिनेटर में होगी, और जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है वो हमारी ऊपर होगी। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। एक चीज और बताना भूल गया, इसमें उससे ध्यान रखेंगे कि जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं बताना भूल गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उतना ही डेंस मीडियम होता है, यानी उसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है। यानी अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में रिलेशन देखूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहे हो तो ये तो वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रही है। यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ऐसे आपको 2-3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछेगा कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस में है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। और ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किस में है, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन किस में है, तो रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा उसी में होगा जिसमें हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो इसमें रिफ्रैक्शन या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही इसमें सबसे ज्यादा होंगी। अगर फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लाइट बतानी है किस मीडियम में होगी, कि लाइट फास्टेस्ट किस मीडियम में चलेगी, तो 1.1, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लेंस। लेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटवर्ड
बल्ज होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं और उसकी प्रॉपर्टीज और रे डायग्राम भी हम करते हैं। जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको रे डायग्राम में बताता रहूंगा। पहले मैंने मिरर की सेपरेट बनाई थी तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम बना लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो जिसके दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये हमारे आउटवर्ड जो बल्ज है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे फर्स्ट केस लेता हूं, आपको प्रॉपर्टी भी इसी में बताता रहूंगा। यहाँ पे होता है इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अगर इंफिनिटी से आके रेज जहां पे भी हमारी क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं F1। ये क्या है हमारा F1, इंफिनिटी से आने वाली यहीं पे क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा F1। इसमें क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको 2F1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2F1 और इधर हो जाएगा, ये इधर वालों को हम 2 ले लेते हैं 2F2 और इधर वालों को ले लेते हैं हम F1 और इधर हो जाएगा 2F2। क्योंकि इसमें पॉलिश सरफेस नहीं होता, यहाँ पे हमारे दोनों तरफ हमारी रेज जा सकती है, तो इसलिए हमने ये F1 F2 लिया है। तो सबसे पहला रे डायग्राम आ जाता है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, F1 पे बनेगी, यानी पहले फोकस पे। और कैसी बनेगी, सारी रेज एक ही पॉइंट पे आई है तो हाईली डिमिनिशेड, या आप पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। और नेचर कैसी होगी, यहाँ पे स्क्रीन लगा सकता हूँ, तो बच्चों नेचर कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। अब मैं आपको इसके बाद के पांचों केस बता देता हूँ। रे डायग्राम बहुत आसानी से आप सीख जाओगे बनाना, कि जितनी भी हमारे रे डायग्राम में रेज जाएंगी वो फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर से जाएंगी। तो इंफिनिटी पे थी, अब मैं कहाँ लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ उसको इंफिनिटी और 2F1 के बीच में लेके आता हूँ। तो मैंने यहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ले आया, ये बच्चों हमारा है F1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा F2 और इसके बाद जाके हो जाएगा हमारा 2F2। तो मैंने पहले ही बताया था, जब भी हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आते हैं, तो इमेज इधर चलने लगती है, इसमें इमेज दूर होने लगेगी, यानी F2 पे बनी थी, तो अब जितना मैं पास ला रहा हूं तो इमेज और दूर होने लगेगी। यानी मैं ये देखता हूं कि हमारी इमेज यहाँ पे है, तो यहाँ से एक तो ये जाएगी, जो कि बच्चों कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और इसके बीच में इमेज बनेगी हमारी F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। तो यहाँ से कट करते हुए उसको जाना चाहिए ये 2F2। तो यानी हमारी इमेज जब कहा इंफिनिटी से 2F1 के बीच में बनेगी, तो हमारी इमेज बनेगी F2 एंड 2F2 के बीच में बनेगी। और देखो अभी भी उससे छोटी है, तो यानी ये कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, केवल डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड। और राइट साइड में बन रही है तो बच्चों रियली बनेगी, हम स्क्रीन रख सकते हैं, क्योंकि इस बार ये हमारा लेंस है, मिरर ना होके लेंस है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इरेज करके जरा स्पेस बना लेता हूँ। अब मैं इमेज को और पास ले आता हूँ, यानी मैं इमेज को 2F1 पे रखूंगा। अभी मेरा इंफिनिटी और 2F1 के बीच में थी, अब की बार मैं उसको 2F1 पे ही रखता हूँ। तो कहाँ बनेगी ये आप देखेंगे ध्यान से, 2F2। तो अगर मैं 2F1 पे रख रहा हूँ तो इमेज मेरी 2F2 पे ही बनेगी, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ 2F2 और इमेज बनेगी मेरी सेम साइज की बनेगी। तो इसमें भी वही आपको रेस का ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। हर किसी डायग्राम में को लेंस में एक तो फोकस से जाएगी, जो हमारी पैरेलल होगी ये फोकस से जाएगी, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और आपको इस तरह से डिनोट ड्रॉ करना है कि वो यहाँ पे कट करे। तो यानी 2F1 पे अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी 2F2 पे बनेगी, और कैसी बनेगी बच्चों, सेम साइज की बनेगी। और यहाँ से अब हमारी इमेज बड़ा होना शुरू हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रियल और इन्वर्टेड। अब आ जाता है इसका नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं।
ये हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं 2f1 पे रखिए, तो 2f2 पे बनेगा। अब जो हमारी इमेज रखी जाएगी वो 2f1 और f1 के बीच में रखी जाएगी, तो इमेज हमारी फिर से और दूर चली जाएगी, यानी f2 और ये हो गया हमारा 2f2 ऊपर लिख लेते हैं जिससे इमेज रे डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। f2 तो इस बार हमारी इमेज बनेगी यहाँ पे बनेगी और एनलार्ज बनेगी, इससे बड़ी हो जाएगी हमारी। तो इसमें भी वही जाएगी, एक हमारी फोकस पे जाएगी जो इसको कट करते हुए जाएगी, और दूसरी जाएगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो इस बार हमारी इमेज ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 2f1 और f1 के बीच में रखा है। अब हमारा बनेगा बियॉन्ड 2f2 बोल देंगे, या 2f2 से लेके और इनफिनिटी, बियॉन्ड 2f2 को ज्यादा अच्छा रहेगा, बियॉन्ड 2f2 यानी 2f2 के बाद बनेगी। इस बार एनलार्ज बन जाएगी, यहां से इमेज हमारी एनलार्ज होनी शुरू हो गई और ये रियल और इन्वर्टेड होगी। क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, अब मैं जरा स्पेस कर लेता हूं, 2 डायग्राम और रह गए, वो दोनों अब हमारे कवर हो जाएंगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट रे डायग्राम। जब हम अब अपनी इमेज को कहां पे रख देंगे, f1 पे रख देंगे, क्योंकि f1 और 2f1 वाला हमने केस डिस्कस कर लिया है। ये हो जाएगा हमारा f2, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी इनको ऊपर बनाए तो ज्यादा अच्छा, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा 2f2। ठीक है, अब इमेज कहाँ बनेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फोकस पे, तो ये कहाँ जाएगी, फोकस पे होती हुई जाएगी, और दूसरी जाएगी हमारी ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम ये देखेंगे कि ये वाली दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाती हैं। आप एरो लगा देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये पैरेलल लाइन है, और जब हमारी यानी f1 पे होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी, और कैसी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज कहना चाहिए, और हाईली एनलार्ज, क्या हाईली एनलार्ज, और कैसी बनेगी, राइट साइड में बन रही है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस आ जाता है जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं। ये सिर्फ अकेला ऐसा केस है जिसमें हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ये अकेला केस है जिसमें हमारी वर्चुअल बनती है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा f2 और ये हो जाएगा हमारा 2f2। ठीक है, तो अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देता हूँ, इतना मैं पास ला के रख देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पास लाऊंगा तो ये तो फोकस से चली जाएगी और ये ऑप्टिकल सेंटर से चली जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल हो गई है तो पैरेलल के बाद वाला जो डायग्राम होगा इनका गैप हमेशा बढ़ता रहेगा और ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो ये दोनों लाइन हमारी बैक साइड में मीट करेंगी और जहां पे हमारी इमेज बनेगी, जहां पे हमारी इमेज बनेगी। तो इस वाले में हम कहेंगे कि जब हम f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंस, फ्रंट ऑफ लेंस ही बनेगी। और कैसी बनेगी, ये एनलार्ज बन रही है और एनलार्ज के साथ साथ आप ये ध्यान दो ये वर्चुअल बन रही है क्योंकि एक्चुअल में ऐसी कोई रेज बैक साइड में मीट ही नहीं करेंगे। और वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट भी बनेगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो ये हमारे केस डिस्कस हो गए कॉन्वेक्स लेंस के। अब हम चलते हैं कॉनकेव लेंस पे। उसके केवल 2 ही केस होते हैं जैसे कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर में होते थे। जल्दी से उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो देखो बच्चों, कॉनकेव लेंस जो होता है, मैंने लेंस की प्रॉपर्टी नहीं बताई थी ना उसके बारे में, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये कन्वर्ज नहीं कर पाता है। जो भी रेज आती है जैसे इन्फिनिटी से रेज आएंगी तो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से वो कहाँ चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो देखो ये कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी तो हम इसको बैक साइड में मीट सपोज कर लेते हैं। तो ये बच्चों हमारा f1 हो गया, यहाँ पे इसका 2f1 होता है। तो फर्स्ट केस है जब इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, f1 पे बनेगी। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, और नेचर क्या होगी बच्चों इसकी,
लेफ्ट साइड में बन रही है, तो ये बच्चों होगी हमारी वर्चुअल और कैसी होगी इरेक्ट। ठीक है, दूसरा केस, इसमें केवल दो ही केस होते हैं, एक तो इन्फिनिटी पे रखिए, दूसरा केस है कि आप इन्फिनिटी से हटा के उसको कहीं भी ले आओ। तो ये हो गया हमारा बच्चों 2f1 और ये हो गया बच्चों हमारा f1 और इमेज को हम यहाँ पे ले आए। तो इमेज से जो पैरेलल जाएगी ये डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ से, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी हमारी, तो वो आपको ध्यान रखना है, ये ऑप्टिकल सेंटर से ही जाएगी। तो हम क्या सपोज कर लेते हैं कि ये जो रे है हमारी ये पीछे आ रही है, तो यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी। तो यानी इसके बाद इन्फिनिटी से लेके कहीं तक भी ऑप्टिकल सेंटर तक आप कहीं भी उसको रख देंगे तो हमारी इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, हमारी f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश बनेगी। हाईली डिमिनिश इसकी केवल एक ही के केस में लिखा जाता है जब फोकस पे बनती है, यानी पॉइंट साइज बनती हो, तो ये डिमिनिश्ड होगी। और लेफ्ट साइड में बन रही है तो बच्चों कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इसके दो ही केस होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब जल्दी से आ जाते हैं हम इस टेबल को इरेज करके हमारा लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, उसको बहुत अच्छे से हम समझ लेते हैं कि कैसे हमारा लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो करते हैं जरा इसको बहुत जल्दी से। लेंस फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। इस बात का ध्यान रखेंगे। फोकल लेंथ आपको पता ही है, अभी मैंने कॉनकेव लेंस बताया था, तो उसमें राइट साइड डाइवर्ज नहीं होती, यानी उसमें लेफ्ट साइड ही होती है। कॉनकेव के केस में, कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है बच्चों को हमारी नेगेटिव होती है। रीजन भी मैं आपको दे देता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे। यहाँ से जो इन्फिनिटी से रेज आएंगी वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, यानी आगे कहीं मीट नहीं करेंगी, वो पीछे बैक साइड में मीट करती हैं, तो इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा बच्चों, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो हमारा कन्वर्जिंग होता है, जो इन्फिनिटी से रेज जाती है वो आगे जाके फोकस हो जाती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ दोनों की आ गई बच्चों। यू जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, और जो वी होता है लेंस के केस में वो ध्यान रखना है कि वी अगर राइट साइड में कोई इमेज बन रही है, यानी जब वी पॉजिटिव है तो रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, वी के लिए लेंस के केस में। और जब वी बच्चों हमारा नेगेटिव होगा, यानी वो इस साइड बन रही होगी, यानी एक्चुअल में इधर की तरफ रेस कभी मीट ही नहीं करती, तो वो कैसी इमेज मानी जाती है, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट बनती है। तो हमने यू वी डिस्कस कर लिया, तो अब आ जाते हैं हम मैग्निफिकेशन पे। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन जो होता है, बेसिक डेफिनेशन वही है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसमें भी वही है, m ग्रेटर देन 1 होगा तो एनलार्ज होगी, m लेस देन 0 होगा तो हाईली डिमिनिश्ड होगी। ये होगी हमारी v/u फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो रियल इमेज के लिए अगर मैं इसको डिस्कस करता हूँ m को, तो रियल इमेज के लिए हमारा u तो ऑलवेज ही नेगेटिव होता है, कोई सी भी इमेज हो। v के लिए, रियल इमेज के लिए कैसा होगा, प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब मैं यहाँ पे रखूंगा तो बच्चों m कितना आ जाएगा, नेगेटिव, यानी रियल इमेज के लिए m नेगेटिव होता है। लेंस के केस में, मिरर के केस में उल्टा होता है। अब वर्चुअल के लिए डिस्कस करते हैं। लेंस के केस में, तो वर्चुअल के लिए अगर मैं u हमेशा नेगेटिव होता है, और अगर वर्चुअल इमेज बन रही होगी तो v बच्चों कितना होगा, वो भी नेगेटिव होगा। जब मैं दोनों नेगेटिव नेगेटिव रख दूंगा तो m कितना आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। तो यानी वर्चुअल के लिए m जो होता है पॉजिटिव होता है लेंस के लिए। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आपको दे रखी हो, यहाँ पुट करके आप हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो होती है बच्चों वो होती है P = 1/f, और इस P पावर को की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों डायोप्टर। और इस फॉर्मूले में जो f होता है वो होता है इन मीटर। ये तीन बातों का आप ध्यान रखेंगे, ये मीटर में होता है। दूसरी बात, अगर बच्चों हमें दो अलग अलग लेंसेज की फोकल लेंथ दी हुई है और कह रहा है कि उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ बताओ, तो आप उन दोनों फोकल लेंथ को डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे,
पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में करने के बाद आप पावर फाइंड करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे, पावर्स को ऐड करने के बाद जब कंबाइंड पावर आ जाएगी फिर उससे दोबारा हम फोकल लेंथ निकाल देंगे। फोकल लेंथ कभी भी डायरेक्ट ऐड नहीं होती है अगर दो लेंस एक साथ यूज हो रखे हैं, हमेशा पावर ऐड होती है। अगर इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने हैं तो मेरी लाइट वाली वीडियो आप जरूर देख लें। तो ये हमारा होता है पावर ऑफ लेंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे।